सेना। उत्तराखंड में सहकारिता विभाग में हुई नियुक्तियों में फर्जीवाड़े के बाद कांग्रेस नेता लगातार सहकारिता मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस कड़ी में बुधवार को उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति गरौला की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट धन सिंह रावत के आवास पर जाकर किया। कांग्रेस नेताओं ने धन सिंह रावत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाला जो सरकार है, जो दावा करती है बीजेपी सरकार, उसमें लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सहकारिता विभाग में नियुक्ति की फर्जीवाड़ा इसका एक बड़ा उदाहरण है। उनका कहना है कि सरकार ने जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की है, क्योंकि अभी तक सहकारिता मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। ऐसे में जांच की निष्पक्षता पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। आप लोगों ने प्रदेश में एक बहुत बड़ी सहकारी जो कि धन सिंह रावत जी का मंत्रालय है और इसमें नौकरी घोटाला हुआ है बहुत बड़ा, और जिसमें इन्होंने बैकडोर से कर्मचारियों के रिश्तेदारों को तो नौकरी दी, लेकिन जो हमारे युवा भाई हैं उनके साथ बहुत बड़ा खेल हुआ है और हम उसके अगेंस्ट आज धन सिंह रावत जी मांग रहे हैं, क्योंकि वो उनका डिपार्टमेंट है। और हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, पूरी तरह से बीजेपी को घेरने के मूड में नजर तौर पर 11 से 19 पर पहुंच गया है, इसलिए कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने का मौका छोड़ रही। पहले सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन और अब रावत के आवास का घेराव। बिल्कुल मनोराज, देखिए उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ मौजूदा धामी सरकार काम कर रही है और इस बात का दावा भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी किया है। लेकिन जब सहकारिता विभाग में जो नियुक्तियां हुई उसमें फर्जीवाड़े का गंभीर मामला उजागर हुआ, सरकार ने फौरी तौर पर कार्रवाई की, कई अधिकारियों को इधर से उधर किया और पूरे प्रकरण की जांच बिठाने का निर्देश दिया। उसके बाद कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर प्रहार करते हुए कहा है कि उस जांच की निष्पक्षता तब तक कैसे विश्वसनीयता उसकी बरकरार रहेगी, उस जांच कमेटी का किस प्रकार का रिजल्ट आएगा, परिणाम, जब तक सहकारिता मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत इस्तीफा नहीं दे। इस बात को लेकर पहले सचिवालय का घेराव किया गया, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शरीक हुए। लेकिन आज अगर हम बात करें तो यमुना कनौली में जाकर कुछ देर पहले महिला इकाई की अध्यक्ष ज्योति रौतेला की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। सहकारिता में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, जो नियुक्तियों में धांधली, उस पर साफ गोई से जांच कराने की मांग की है। साथ ही साथ कहा है कि यह जांच तभी आगे बढ़नी चाहिए जब मंत्री का इस्तीफा हो। जांच प्रभावित मंत्री की तरफ से की जाएगी। टॉलरेंस का दावा कहां है, इसको लेकर के साथ आज प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि कांग्रेस अंतर्द्वंद की लड़ाई लड़ रही है। इस अंतर्द्वंद से कार्यकर्ताओं का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार लेकर कांग्रेस आ रही है। कि एक आरोप है कि बीजेपी कभी भी आज तक उत्तराखंड में तो ऐसा नहीं हुआ कि अपने मंत्री का वो इस्तीफा दिलवाए। कांग्रेस की तरफ से किस तरह की हल के अंदर है? मनोराज, सबसे बड़ी बात है कि पहले भी चर्चा है कि उत्तराखंड निर्वाचित सरकार से लेकर के इन 22 सालों का जो इतिहास है उसमें 20 सालों में केवल घोटाले दर घोटाले ही बात हुई है और राजनीतिक मुद्दा भी घोटालों को बनाया गया है जी। लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति 2017 से 22 तक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दावा किया। NH 74 के मामले पर जांच बिठाई, को सस्पेंड, अपने आप में बड़ा मामला था। कई तहसीलदार अंदर हो गए, यानी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा प्रकरण सामने आया। उसके बाद वर्तमान में 2022 में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बन गई है। सहकारिता का घोटाला, फर्जी नियुक्तियां सामने आ गई है। उससे पहले आपने देखा होगा कुंभ में जिस घोटाला हुआ, जिस के साथ कांग्रेस ने प्रमुखता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोक लगाया कि टेस्टिंग को लेकर राजनीति हो रही है की मांग पुरजोर से कांग्रेस उठाती हुई। शुक्रिया श्रीनिवास जानने के लिए। धारचूला से कांग्रेस हरीश धामी के तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं। सारा समय से खास बातचीत में उन्होंने हाईकमान कर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव तक कई आरोप पड़े। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सीट की उपेक्षा की गई है। धामी ने साफ किया कि उनके सामने बहुत सारे विकल्प हैं, वो खुले हुए हैं। जल्द साथी विधायकों के साथ बैठक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। कांग्रेस छोड़ने की अटकलों के बीच उन्होंने साफ कर दिया है कि कुछ इंतजार और आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में
कुछ बड़ा होने वाला है। इस समय हमारे साथ धारचूला से कांग्रेस के विधायक हरीश धामी जी हैं और धामी जी को फायर ब्रांड नेता माना। वो हर विषय पर मुखर रहे, क्षेत्र का विषय रहा हो या फिर पार्टी का विषय रहा हो, उन्होंने हमेशा अपनी बात मुखरता से कही है। इस बार धामी जी काफी नाराज हैं, खास तौर पर 3 पदों पर हाई कमान ने कांग्रेस ज्यादा नाराज। नाराजगी की वजह यह है कि सबको हम सबको अनदेखा किया गया, से सहमति मांगी गई, लेकिन नहीं हुआ कि भाई आप हाईकमान को क्या डिसीजन देने जा रहे हैं। क्योंकि लगता है हम सीधे सीधे बोलते हैं, हम अपने मन में किसी बात है, उसका नतीजा हमको भुगतना पड़ा। दूसरा, चमचागिरी चाटुकारिता करना हमको नहीं आता है, इसलिए हमको जो है दरकिनार किया गया है। कोई बात नहीं, कांग्रेस को लगता है कि इन लोगों के बगैर अच्छी तरह और उत्तराखंड में जो है जिम्मेदारी निभा सकता है, तो उनको मुबारक हो। धामी जी, नाराजगी हाईकमान से, प्रदेश प्रभारी या फिर उन 3 साथियों से जिनको दायित्व मिला है? साथियों का क्या गलती उनसे? वो 3 साथियों को तो हमारी तरफ से बधाई। मेरी नाराजगी नहीं, हमारी नाराजगी है प्रभारी से कि उसने वो क्या फैसला सुना है, क्या चीज है। जबकि हाईकमान से भी हमारी नाराजगी का कारण ये है कि आपने गोदियाल से इस्तीफा लिया, तो क्यों नहीं लिया? क्योंकि गोदियाल कम अध्यक्ष थे, प्रभारी ज्यादा अध्यक्ष के रूप में यहाँ काम कर रहा था। यहां तक कि आपने देखा होगा जो चल रही थी उसमें सीनियर लीडर हरीश राव जी तक को भी जो है वो ढंग से नहीं बोलने दिया जा रहा था, और पूरे उत्तराखंड में डिसीजन उनकी टीम ले रही थी। और एक ऐसे साथी थे उनके साथ जो आज रह गए हैं यहाँ उत्तराखंड की राजनीति में, पीछे रह गए हैं। कहीं ना कहीं बैकफिट उन्होंने भी गलत किया सब, और उसका नतीजा उनको खुद भुगतना पड़ा। तो कुछ लोगों के कारण कांग्रेस जो है सत्ता में आने से रही, और कांग्रेस की जो हाल खराब हो रही है वही कारण है। आप भी नेता प्रतिपक्ष पद के दावेदार थे, आपके बहुत सारे साथी भी दावेदार थे। मेरिट की बात हो रही है तो आप लोगों की माइनस कहां मार्किंग हो गई है? मार्किंग यही कि चमचागिरी नहीं कर पाए। भाई सिपाही का बेटा हो, जो बोलते सामने बोलते हैं, हमने किसी को धोखा पीठ पे वार करना नहीं सीखा, तो यही माइनस पॉइंट है कि हमने चमचागिरी नहीं की और हमने जो भी बात है सामने बोला। बस मुझे इसका लगता है, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं सबसे टॉप में मेरिट में था। भाई 33 साल बाद जहां पर कांग्रेस नहीं थी वहां पे मैंने जो है कांग्रेस को 3 बार का मैं लगातार विधायक था। मोदी जी की प्रचंड जो है 2014 में लोकसभा भी मैंने अपनी सीट पर जिताई, अपने विधानसभा में हरीश राव जी को जिताने का काम किया। 17 में मैं जीत के आया और इस 22 में किया, और तक की कांग्रेस किया। मेरिट लग रहा है कि यही मेरिट रहा कि हम, इसीलिए हम पीछे रह गए। 19 में से 2 विधायकों को दायित्व मिल गया है, प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष, बच्चे 17 से कितने लोग आप लोगों के साथ हैं? जाएगा बस, तो हम लोग हैं ही, और लोग भी अनदेखी की गई है, यहां तक कि महिला की भी अनदेखी की गई है। तो आप जहां पर कहते हो मैं बेटियों लड़ सकती हूं, तो बेटियों को भी आपने अधिकार नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं कहने की बातें हैं, बाकी धरातल रहे हैं कि धरातल में। धामी जी, अगला स्टेप क्या होगा? ये नाराज जाएगी, साथियों के साथ बैठूंगा, क्या डिसीजन रहता है। अगली राजनीति कांग्रेस के नाम पर तो नहीं करनी, जो मेरी उस पर राजनीति करूंगा। और मुझे राजनीति का इतना बड़ा भी नहीं है, मैं 3 बार विधायक बन गया हूं, उसके लिए मैं हरीश राव जी को भी धन्यवाद करता हूं। राहुल जी ने बाहर में टिकट दिया, उनका भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं, जिस तरह के विचारधाराएं कांग्रेस की हो रही, उस विचारधारा जो है अपने आप को नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने तो अपना तय कर लिया कि देर से बेर मुझे जो है मैं अपने लिए कोई ढूंढूंगा। देखिए, जो मेरी जनता के है, विधायक हूं तो मेरी जनता ने मुझे जो है, उसमें मुझे बीजेपी के लोग भी वोट करते हैं, सारे दल करते हैं। बल्कि इस लोगों ने कहा था कि भैया ये आखिरी बार हम आपको समर्थन, अगर तुम कांग्रेस है पाएगा, हम कांग्रेस अगर कोई सही जिम्मेदारी हम जनता के दिखाएंगे, ताकि जनता को जो है हम डाइवर्ट कर सके। ये डिसीजन आपका अपना है, साथियों से भी बात, तो ये समझ रहे हैं मायने अब कांग्रेस में नहीं रह गए क्या? इस तरीके
बिल्कुल निश्चित तौर पे उनका भी होगा। जिनकी 4-4 पीढ़ियां जिन्होंने कांग्रेस के लिए लगा दी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सीनियर विधायक हैं, हमेशा उनकी अनदेखी की गई। चाहे 12 में जब सरकार बनी तब भी उनको जो है मंत्रालयों से बाहर रखा गया, और 17 के जो विस्तारीकरण उसमें भी कहीं न, और इस बार वो 3-3 बार के विधायक बने तब भी कहीं ना कहीं उनको अनदेखा किया गया। तो नाराजगी सबकी। चर्चा तो ये भी है कि धामी जी अपने दूसरे भाई मुख्यमंत्री धामी जी के लिए सीट ले हैं, कितनी सच्चाई है? जनता पे निर्भर करता है, धारचूला की जनता पे जो वो कहेंगे उस पर फैसला लूंगा। और देखो, मैंने कभी अपने लिए नहीं सोचा। जहां पर अगर मुझे लग रहा है क्षेत्र का विकास होगा, मेरी जनता का विकास होगा, तो मुझे पद की भी लालसा नहीं, मैं उसको भी त्यागने के लिए तैयार हूं। यानी सारे विकल्प खुले, सारे रास्ते, कोई रास्ता। आने वाले दिनों में हमको राजनीतिक देखने को मिल सकता है, बहुत जल्दी, बहुत देखने को मिलेगा। हम लोग एक प्रदेश के हित में, क्षेत्र की जनता के हित में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपनी नाराजगी तौर पर जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो प्रदेश प्रभारी से हैं जिन्होंने गलत है, और साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट दे दिए आने वाले कांग्रेस के अंदर राजनीतिक ट्विस्ट उन्होंने भी अपने तमाम खुले रखे हैं। कैमरामैन मंजुल सिंह मांझेला के साथ के लिए देहरादून से ज्योत्सना। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं साथ। प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्स, हमारे दर्शकों को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क ऐसा चैनल है, हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ईना। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्स था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपको जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा, यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना नहीं रहना है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगाए। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है, या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण बेहरा का कहना है कि विधायकों में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, सभी विधायकों को मना लिया गया है। और उनका कहना है कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई मोर्चाबंदी नहीं चल रही है। अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नाराज होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो उनको समझाने के लिए गए होंगे कि भाई ये नहीं कर रहा है। तो ये पारिवारिक मामला हमारा, उसको समझ जाएंगे। और कई लोग ऐसे होते हैं जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, हमें दिल का बहुत अच्छा, लेकिन अंदर चीज़ों को नहीं रख पाता, एकदम से रिएक्ट कर देता है, लोग उसका फायदा उठाते हैं। और छोटा है, पार्टी के हैं, हरीश रावत जी के अनुयायी हैं, ये भी समझना पड़ेगा गंभीरता में कि पब्लिक को वो क्या मैसेज देंगे। उनको ये भी सोचना होगा कि जो मैंडेट उनको मिला हो, कांग्रेस का मैंडेट मिला है, उनको ये भी समझना पड़ेगा उनके किसी भी एक्शन का असर सीधे रावत जी पे जाता है। उत्तराखंड कांग्रेस में मची कलह पर बीजेपी पूरी तरह से नजर रखे हुए है। हरीश धामी के बयान के बाद ये सवाल पूछे जाना कि क्या कांग्रेस के लिए बीजेपी के द्वार खुले हैं,
उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि जल्द ही इसका जवाब आपको मिल जाएगा। कांग्रेस के किसी विधायक के सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने की अटकलों के बीच मदन कौशिक से साफ साफ कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इशारों ही इशारों में वो बहुत कुछ कह गए। देखिए, ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। कांग्रेस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो उनको देखना है। लेकिन ये सही है कि कांग्रेस को जन समस्याओं से ज़्यादा अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना काम करना, अपना लिए यानी व्यक्तिगत आधार पर उनको मिलना चाहिए, इस पर ज़्यादा उनका फोकस रहता है। यही कारण है कि उनमें सब में लड़ाई झगड़े इस तरह है, और 5 साल ऐसा ही रहा है। जनता ने इसलिए पूरी तरह नकारा है, दुत्कारा है। आने वाले समय में कांग्रेस का कोई आधार बचेगा राज्य में, मुझे नहीं लगता। सर हरीश धामी एक अवसर है आप लोगों के लिए, एक अवसर सीएम के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार है, कई विधायक सीट छोड़ने के लिए भी तैयार है, ऐसे बताया जा रहा है। तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस में जो झगड़ा चल रहा है उसके लिए मुख्यमंत्री के लिए भी आसान हो जाएगा सीट चूज करना, बीजेपी विधायक को खाली नहीं करनी पड़ेगी? नहीं, मैंने कहा कि देखिए, जहाँ तक सवाल है कैसे लड़ेंगे ये तो हम लोग तय करेंगे बैठकर, लेकिन कांग्रेस में इंटरनल लड़ाई को वो अपनी जाने। लेकिन ये सही है कि वो व्यक्तिगत आधार पर उनको मिलना चाहिए, जनता को कुछ मिले या ना, समस्याओं के प्रति कोई सरोकार नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण बाहरा का कहना है कि हाईकमान ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसका वो ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। उत्तराखंड के हित में जो भी कदम होगा उसे कांग्रेस उठाएगी। इसके लिए सरकार को सड़क से सदन तक घेरने का काम भी किया जाएगा। करण बाहरा ने साफ कर दिया है कि लोकपाल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उत्तराखंड में लोकपाल को बीजेपी ने क्यों लागू नहीं किया, ये बात उनके समझ से परे है। उत्तराखंड में लोकपाल लागू हो, इसके लिए वो सरकार को घेरने का काम करेंगे। लोकपाल की आज कोई बात तक नहीं करता, और इस उत्तराखंड में साफ साफ कहना चाहता हूं, बीसी खंडूरी जी ने सबसे पहले कोशिश की थी कि वो लोकपाल बिल लागू हो जाए, कुछ लोगों ने नहीं होने दिया। दोबारा हरीश रावत की सरकार में फिर से प्रस्ताव भेजा गया, नहीं होने दिया गया। त्रिवेंद्र रावत जी ने तो सिरे से खारिज कर दिया कि साहब भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं रहा है, तो लोकपाल की जरूरत क्या है, फिर आंदोलन की जरूरत क्या थी, क्यों लोगों को सड़कों पर बैठाया गया, क्यों आंदोलन किए गए, क्यों ठगने का काम किया गया। तो ये सारे विषय हैं जिनके लिए मैं लोगों को अवेयर करने का काम करूंगा। हालांकि कांग्रेस बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच हल्द्वानी सुमित हृदय है कि कोई भी कांग्रेस का विधायक बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। हमारी उपेक्षा करी जा रही है, करी जा उधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र में कासमपुर गांव में तेंदुए के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। शिशराम सैनी पर तेंदुए ने उस वक्त हमला बोल दिया जब वो खेत में गेहूं की कटाई कर रहा था। हल्ला मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो तेंदुआ भाग गया। घायल शिशराम को उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुबह लगभग 5:30 बजे अपने खेत में गेहूं काटने गए थे, तभी वहां अचानक एक गुलदार ने इन पे हमला किया। गुलदार ने इनके गर्दन पे पीछे से वार किया। ये किसी तरह से आप गुलदार से छूटकर भागे, और तभी इन्होंने अपने परिवार को बताया कि गुलदार ने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन तभी ये उस समय गिर गए। रहा होगा गुलदार के हमले का और इनको बताने का मतलब अंतर। इनको तुरंत जो है हॉस्पिटल लाया गया और इससे डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की। उत्तराखंड में मई महीने के पहले हफ्ते में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 6 मई से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। ऐसे में विभागीय अधिकारी यात्रा की तैयारी में जुट गए हैं। अधिकारी अपनी अपनी टीम के साथ केदारनाथ पहुंच रहे हैं। शासन से भी विभागों को सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश मिले हैं। रुद्रप्रयाग का जल संस्थान विभाग यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गया है। ज्यादा बर्फबारी के कारण गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर पानी के 20 हैंडपंप क्षतिग्रस्त हो गए। पेयजल लाइन भी बर्फबारी के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे विभाग के पास वक्त कम और काम ज्यादा है। तो चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। सारे रास्ते सड़कें दुरुस्त किए जा रहे हैं। कर्णप्रयाग में कूड़े के ढेर लोगों का स्वागत करने के लिए नजर आ रहे हैं। नगर पालिका ने इन्हें जल्द ही इसको लेकर चिंता जाहिर कि कूड़े के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी, लेकिन अब जगह मिल गई है। नई जगह डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है। लोगों को जो परेशानी हो रही थी उससे अब निजात जल्द मिलेगी।
गुरुवार को बैसाखी का पावन पर्व है। बैसाखी पर्व पर गंगा स्नान का अपना है। हरिद्वार में दूर दूर से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद इस बार गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। गंगा स्नान को देखते हुए मेला क्षेत्र को 15 जोन और 38 सेक्टर में बांटा गया है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मेला क्षेत्र तैनात यहां पर रहेंगे। शहर में जाम न लगे इसके लिए ट्रैफिक को डायवर्ट भी किया गया है। आपको बता दें कि भारी वाहन शहरी क्षेत्र में प्रवेश अब 2 दिन के लिए नहीं कर सकेंगे। 120 मेगा 82 बांध परियोजना की जद में आए जौनसार बाबर के कालसी तहसील क्षेत्र का लोहारी गांव जल समाधि ले चुका है। अब लोहारी गांव सिर्फ तस्वीरों में ही जिंदा रहेगा। गांव को पूरी तरह से खाली कराए जाने के बाद प्रशासन ने बांध की झील के पानी को गांव में छोड़ना शुरू कर दिया है। लोहारी गांव में ही ग्रामीण महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, मातृशक्ति हमारे साथ मौजूद है। आपको मैं पहले कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएंगे कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। किस तरह से ये लोग खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, नहाने धोने की व्यवस्था कर रहे हैं और बिस्तरे वगैरह भी आप देख सकते हैं। वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से सामान लगाया हुआ है। बिस्तरे वगैरह भी, कुर्सियां वगैरह सब लगाए हुए हैं। फिलहाल एक स्कूल को इन्होंने अपना शरण स्थल कहीं ना कहीं बनाया हुआ है। तो जानेंगे कि किस तरह से ये अपना फिलहाल का समय गुजार रहे हैं और क्या कुछ इनकी सरकार से आगे वार्ता चल रही है, किस तरह से इन्हें अब नया एक स्थान दिया जाएगा। जी मैडम, आपका नाम? मेरा नाम आशा चौहान है। आशा जी, जानना चाहेंगे कि अब आगे आपकी क्या मांग है, कहाँ पर आप लोग विस्थापित होकर जा रहे हैं, फिलहाल आप ये कैसे कैसे इन चीज़ों को आप फेस कर रहे हैं? सर हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे। आजकल गर्मियों का मौसम है, ऐसे धूप में हम यहाँ बैठे हुए हैं, चूल्हों पे खाना बना रहे हैं। हमारे पास और कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार वाले हमारे कोई सूद लेने नहीं आ रहा। सोने वगैरह की कैसी व्यवस्था कर रखी है? सर ऐसे ही सो रहे हैं हम, कोई बाहर इधर सो रहा, कोई उधर रोड पे जा रहे हैं। अब उधर भी पानी भर गया, अब हम कहाँ सोएंगे फिर? हमारे बच्चे छोटे छोटे इधर सो रहे हैं, इधर सांप सूप भी आ रहे हैं आजकल जब पानी भर गया जमुना का ऊपर। तो जब कहीं ना कहीं सरकार ने मुआवजा दे दिया है तो आप अपनी एक व्यवस्था अब खुद क्यों नहीं कर रहे हैं अपने स्तर पर? हमारे लिए कोई मुआवजा नहीं दिया। किसी किसी के खाते में डाले उन लोगों ने पैसे और कोई मुआवजा नहीं दिया। ये सारी झूठी अफवाह उठा ले सब लोग, उनको मुआवजा दे। हमको मुआवजा देते तो क्या हम यहाँ बैठते? इन चूल्हों में बनाते हम लोग खाना। हम भी तो अपना घर बसाते कहीं पर। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चाएं हैं कि मुआवजा दे दिया गया है और कई नई जगह भी आप लोगों के लिए सरकार देख रही है, शासन प्रशासन देख रहा है जहाँ पर आपको रखा जाएगा। पता नहीं, हमको तो कोई यहाँ बोलने नहीं आया कि कहाँ पर तुम्हारे लिए व्यवस्था। हमने तो अपने ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था कर, चूल्हों पे खाना बना के ऐसे इधर उधर करें। तो आप देख सकते हैं महिलाओं का दर्द। जी आपसे भी जानना चाहेंगे मैडम, किस तरह की दिक्कतें आप लोग फेस कर रहे हैं? सर हम किस चीज़ की दिक्कत करें? हमें तो हर चीज़ की दिक्कत है। खाने की दिक्कत है, पीने की, यहाँ जल की व्यवस्था नहीं है, सोने की व्यवस्था नहीं है। हम खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, जबकि ऐसे बोलते हैं सरकार की, लेडीज की, हर चीज़ के सम्मान करना चाहिए मातृशक्ति का। हमारा क्या सम्मान है? खुले आसमान के नीचे सो रहे, कहीं इधर हमारा शौचालय नहीं है, हमारे लिए नहाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सोने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए, तो क्या व्यवस्था हमारे लिए? तो अब इनसे भी जानना चाहेंगे। मातृशक्ति हमारे साथ मौजूद है। जी किस तरह की दिक्कतें आपको झेलनी पड़ रही हैं और बताया जा रहा है कि मुआवजा गया है, सरकार जल्द से जल्द आपको एक नया स्थान भी देने वाली है जहाँ चीजों को? भैया पहले तो मेरा ये जवाब है कि मुआवजा दिया गया, कागजों में दिया या हमारे हाथ में दिया? तो हमने तो देखा नहीं मुआवजा। सन 72 में 73 में उसमें मुआवजा मिला होगा, बहुत कम रेट मिले थे उसमें, वो भी छुट उसमें दिए। जिसके लिए लोग हमें लोगों से ये कहना चाहते जो होंगे कि जो लोग देख रहे हैं वो ये सोचे कि मुआवजा दिया, लोगों को भ्रमित तब कर रहे हैं जब पहले डिटेल हकीकत में जाएं। बताया ये जी कि एक कई बार मुआवजा दे दिया गया है। एक 11,000 दिए, कभी 12,000 दिए, कभी 16,000 दिए, कभी 21,000 दिए। किस चीज का मुआवजा दिया? कितने बार दिया? यदि सरकार ने हमें मुआवजा दिया तो उस समय खाली क्यों नहीं कराया? गांव खाली करा देते ना, उस समय करा देते जिस समय हमें मुआवजा। हमारे साथ नेता या हमारे क्षेत्र के लोग ये कह रहे हैं कि भाई मुआवजा दिया गया, तो उस समय गांव खाली क्यों नहीं कराया? उस समय डैम क्यों नहीं बनाया? 72 से लड़ रहे हैं हम कि हमें जगह दो। इतनी बढ़िया जमीन है हमारी, हमें जगह तो दो कहीं जहाँ हम अपना आसन सिर रखें कहीं ढकने के लिए। आप देख रही है ये हमारे साथ न्याय है। चारों तरफ से पानी भर दिया, हमारा सारा अनाज भी बह गया, लेकिन सरकार ने पता नहीं क्या हमारे साथ की इतनी दुश्मनी पा रखी जो देखो पानी ये जो भरा हुआ दिख तो रहा है आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं माता जी कहीं ना कहीं शासन पर नाराज है। जानना चाहेंगे माता जी कि अब आप लोगों की जो विस्थापित की कहीं
से मांग चल रही है, उस पर क्या कुछ निर्णय लिया जा रहा है? कहाँ पर है बात? ये तो कोई हमें बताया नहीं, किसी ने कोई निर्णय नहीं दिया कि तुम्हें कहा। हमने तो कई बार कहा कि हमें 4 महीने तक हम धरना पे बैठे रहे कि हमारे दो, हमें थोड़ी बहुत जमीन दे दो जहाँ ये हमारे बेरोजगार बच्चे हैं। चलो हमारी पीढ़ी तो निकल गई, हम तो चाहे अभी डूब के मर जाए। 60 साल की उम्र है, हमने बहुत कुछ दे लिया, लेकिन ये हमारे नवयुवक बालक है जिनकी नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, जो डंगर पालते थे, भूसा होता था, अनाज होता था खाने के लिए, ये कहाँ जाएंगे? इनके लिए थोड़ा सा जमीन नहीं खाएंगे। आप सरकार से ये पहुंचा दो कि हम क्या खाएं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, आपने ये मातृ शक्ति का कहीं ना कहीं आक्रोश देखा, लेकिन ये गुस्सा या आक्रोश नहीं है। दरअसल ये उस माँ की, उस महिला शक्ति की, उस की टीम जो करता है कि कहीं ना कहीं ये लोग सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे से संतुष्ट नहीं है, नहीं है कि इनका जो गांव खाली कराया गया, वो जो गांव अभी पूरा जलमग्न हो चुका है, इनको वक्त रहते कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। हम आपको दिखा चुके हैं चूल्हा जल रहा है, किस तरह से अपना भोजन खा रहे हैं, बच्चे पीछे परेशान हो रहे हैं, सोने की कोई। कुल मिलाकर मातृ शक्ति का या जो यहाँ के लोहारी के ग्रामीण है, इनका एक मुआवजे का एक बार फिर से मूल्यांकन, सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए सरकार को, और दूसरी तरफ कोई ना कोई त्वरित की जानी चाहिए ताकि ये परिवार, ये महिला शक्ति, ये मातृ शक्ति और बच्चे और जो लोग अभी तक जिनके यहाँ घर परिवार थे, जिनके अभी जमीन जल समाधि ले ली है, जिनके आशियानों ने, उन्हें किसी तरह की दिक्कत। तो इनकी जो मुख्य मांग है वो वैकल्पिक व्यवस्था त्वरित गति से की जाए, और साथ ही एक बार इनके मुआवजे का जो अभी तक इनको दिया गया है उसका कहीं ना कहीं एक सही आकलन और मूल्यांकन किया जाए। मैं रोहित सचदेवा, सारा समय के लिए, विकासनगर। तो विस्थापितों उनको बयां करती उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। सारा समय, सारा परिणाम।